हाँ जी, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स गाइड में। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला BECC 131 प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो गाइस आपको पता है हमारी इग्नो की मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ चली हुई है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड होती है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इसमें है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का PPC उत्पादन संभावना वक्र। क्या होता है PPC, क्या होता है और ये ओरिजिन से कनकेव नतोदर क्यों होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझाओ। ठीक है, तो PPC क्या है? ठीक है, सिंपल वर्ड्स में PPC एक ऐसा ग्राफ है जो दिखाता है कि एक इकोनॉमी अपने पूरे रिसोर्सेज और बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके दो चीज़ों के उन कौन कौन से कॉम्बिनेशन को बना सकती है, उसे कहते हैं PPC। इससे हमें क्या होता है, रिसोर्सेज की लिमिट और चॉइस के बारे में पता चलता है। ठीक है, और ये कनकेव क्यों होता है? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मतलब है कि अगर हमें गुड X का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, हर बार गुड Y का पहले से ज़्यादा सेक्रीफाइस मतलब नुकसान करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सारे रिसोर्सेज या लेबर दोनों चीज़ें बनाने में एक बराबर एक्सपर्ट नहीं होते। ठीक है, जैसे मान लो कि एक टेक कंपनी है, ठीक है, के पास 10 इंजीनियर है। अगर वो सभी से स्मार्टफोन बनवाए तो क्या होता है, बेस्ट आउटपुट आएगा। पर अगर वो कुछ इंजीनियर को कहता है मतलब हटा कर क्या कहता है कि आप लैपटॉप बनाओ, तो लैपटॉप बनाने में लगा देगा, तो जो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और लैपटॉप का प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ाने के लिए क्या हो जाएगा, स्मार्टफोन का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, ग्राफ कनकेव। इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमारा ऐसे कनकेव बनता है। ठीक है, तो ये है हमारा PPC कर्व का कि ये कनकेव क्यों होता है। इसके बाद आता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता का संतुलन। सवाल बनता है कि IC कर्व और बजट लाइन की मदद से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब सेटिस्फैक्शन के जो टॉप पॉइंट है उनको समझाओ। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है कि कहाँ होता है बैलेंस, जहाँ पर आपकी बजट लाइन आपकी सबसे ऊंचे इंडिफरेंस कर्व IC को टच या टेंजेंट करती है, वहीं क्या बनता है, हमारा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम बनता है। यहाँ कस्टमर को अपनी लिमिट जो लिमिटेड पॉकेट मनी होती है में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। ठीक है, और दूसरा हमारा जो होता है कि ज़रूरी शर्तें क्या है, इसकी कंडीशंस क्या है, IC का स्लोप जो होगा हमारा बजट लाइन का जो स्लोप बराबर होना चाहिए, यानी MRS XY इक्वल टू PX और PY डिवाइडेड बाई PY के। ठीक है, कंडीशन है इक्विलिब्रियम पॉइंट पर IC कर्व हमेशा ओरिजिन की तरफ कन्वेक्स यानी अनउन्नतोत्तर होता है। ठीक है, जैसे ऐसे होना चाहिए, यानी MRS लगातार क्या होना चाहिए, घटनी चाहिए हमारी। ठीक है, इसके बाद आता है अगर एग्जाम्पल ले तो जैसे आपके पास सिर्फ 500 रुपये हैं और आपको क्या लेना, बर्गर और मूवी टिकट मतलब वाई खरीदने हैं, तो 500 आपकी बजट लाइन है और आपकी जो पसंद है IC है, तो आप वही कॉम्बिनेशन चुनोगे जहां आपको 500 रुपये पूरे ख़त्म हो जाए और दोनों चीज़ों से लेकर जो मतलब मिलने वाला मज़ा आपको क्या देगा, सेटिस्फैक्शन देगा। ठीक है, उसमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। कई बार आपने देखा होगा आपकी जेब में मतलब 500 रुपये होते हैं, आप जाते हो KFC वगैरह जाते हो, ठीक है, तो आप देखते हो कि कौन कौन सी मील है, किसी में आपको कोक भी पीनी है, आपको बर्गर भी खाना है। ठीक है, तो 500 रुपये में मतलब आपको एक फुल मील मिल रही है कि आपको बर्गर कोक तो चाहिए थी, आपको एक और चीज़ फ्रेंच फ्राइज भी एक्स्ट्रा मिल रही है। तो ये क्या हो गया, हमें सेटिस्फैक्शन तो मिल ही रहा था लेकिन एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन भी मिल गया हमें। ठीक है, तो जो इक्विलिब्रियम होगा वो तो सिर्फ बर्गर और कोक से ही मिल जाएगा और जो फ्रेंच फ्राइज होगी वो हमारा मार्जिनल हो जाएगा। ठीक है, वो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। प्राइस इफेक्ट क्या होता है, इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सवाल बनता है कि प्रूव करो किसी नॉर्मल चीज़ के लिए प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का जो सम होता है। फॉर्मूला इसका मतलब कि मेन फॉर्मूला क्या है, प्राइस इफेक्ट P इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। जब किसी चीज़ की कीमत प्राइस गिरती है तो कंज्यूमर पर दो तरह का असर पड़ता है जिसे मिलकर प्राइस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे दोनों इफेक्ट का फ़र्क क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, चीज़ सस्ती होने पर लोग दूसरी महंगी चीज़ों को छोड़कर इस सस्ती चीज़ को ज़्यादा खरीदने लगते हैं। और इनकम इफेक्ट क्या होगा, प्राइस गिरने से कस्टमर का जो पैसा बचता है जिससे उसकी रियल इनकम खरीदने की ताकत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और वो और माल खरीद सकता है।
ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, इनकम इफेक्ट कहेंगे। जैसे मान लो पेट्रोल सस्ता हो गया, पर पहला असर क्या हुआ कि आप कैब या मेट्रो छोड़कर अपनी बाइक चलाना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगर दूसरा असर क्या है, पेट्रोल सस्ता होने से जो पैसा बचेगा उससे आपका जो महीने का बजट बढ़ जाएगा और आप बचे पैसों से ज़्यादा शॉपिंग कर पाएंगे, उसे क्या कहेंगे हम, इनकम इफेक्ट कहेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की 3 स्टेज क्या है, और एक समझदार मतलब जो प्रोड्यूसर हमेशा स्टेज 2 में ही प्रोडक्शन क्यों करते हैं। तो भाई 3 स्टेज है। स्टेज 1 है इंक्रीजिंग रिटर्न, शुरू में जो लेबर बढ़ाने से टोटल प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ता है क्योंकि मशीन का सही यूज़ होने लगता है, ठीक है। और स्टेज 2 में डिमिनिशिंग रिटर्न, प्रोडक्शन बढ़ता तो है पर धीरे धीरे, ठीक है, और एक पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाता है, एक लिमिट पे जाके रुक जाता है। और थर्ड स्टेज में होता है कि नेगेटिव रिटर्न बहुत तेज, जो भीड़ होने से काम बिगड़ने लगता है और टोटल जो हमारा प्रोडक्शन गिर जाता है, ठीक है। स्टेज 2 में क्यों रहता है, तो स्टेज 1 में भी अभी और स्कोप होता है कि फैक्ट्री बढ़ाने के लिए, इसलिए वहाँ रुकना बेकार है। और थर्ड में लेबर बढ़ाने से नुकसान होता है, इसलिए स्टेज 2 सबसे बेस्ट है। सॉरी, क्योंकि यहाँ क्या होती है, मशीन्स और लेबर दोनों का परफेक्ट यूज़ होता है और प्रॉफिट मैक्स होता है, ठीक है। जैसे एक रेस्टोरेंट के किचन में सिर्फ 2 बड़े अवन आ सकते हैं, ठीक है, वो क्या फिक्स रिसोर्सेज है। अगर वहाँ 4 शेफ वेरिएबल जो कि चेंज हो सकते कम ज़्यादा काम करे तो बेस्ट है, सब मिलकर काम हैंडल कर लेंगे, स्टेज 2 आ गई है, ठीक है, हमारी डिमिनिशिंग रिटर्न। अगर आप उस छोटी सी किचन में 25 शेफ्स को रख दे तो सब एक दूसरे के रास्ते में आएंगे और लड़ाई होगी, फिर क्या होगा, खाना बनाने की जगह बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। वो आता है हमारा थर्ड स्टेज में, ठीक है। इसलिए हम जो सेकंड स्टेज है उसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इसके बाद आती है हमारी भाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्योमेट्रिक मेथड, ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी परसेंटेज मेथड से भी निकलती है और ज्योमेट्रिक मेथड से भी निकलती है ना। तो जो सवाल बनता है हमारा कि स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व पर पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड या इलास्टिक लोच कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला के साथ बताओ। ज्योमेट्रिक फॉर्मूला और क्या होता है, जब डिमांड लाइन के एक खास पॉइंट पर इलास्टिसिटी चेक करनी हो तो पॉइंट मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे आसान फॉर्मूला, ई डी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्स, डिमांड लाइन का जो नीचे हिस्सा लोअर सेगमेंट, ठीक है, मतलब जैसे कि मैं आपको बता ही देती हूँ, ठीक है, बना के। ये हो गया हमारा, इसमें क्या है, हमने ये ऐसे बन के आता है, ये ऐसे ऐसे, ये एक मिड पॉइंट है हमारा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये बी है, ये ए है, ठीक है। तो जो ये है हमारा फर्स्ट ऊपर जो है, ये क्या है, टॉप पॉइंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारी परफेक्ट इलास्टिक होती है, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है ये होती है। इसके बाद जो ये थोड़ा सा नीचे, ये क्या है, अपर हाफ है। एक सेकेंड रुको, इसमें जो इलास्टिसिटी होगी हमारी क्या होगी, ग्रेटर देन 1, ये इलास्टिक हो गया, ठीक है। जो मिड पॉइंट है, ये मिडल पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे हमारा आता है इक्विलिब्रियम का पॉइंट, यानी यूनिटरी ई पॉइंट, ठीक है। इससे नीचे होता है हमारा लोअर हाफ, ठीक है, ये इनइलास्टिक होता है। और जो सबसे नीचे बॉटम पॉइंट आता है हमारा, वहाँ पे इलास्टिसिटी डिमांड क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। वो क्या हो जाता है हमारा, परफेक्टली इनइलास्टिक। आया समझ में। तो इसने जो बोला डिमांड लाइन का जो निचला हिस्सा लोअर सेगमेंट का, मतलब ये अच्छे से समझाती हूँ आपको, रुको। जैसे ये हिस्सा ये लोअर का हो गया, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम, ये अपर का हिस्सा, ठीक है।
तो कैसे निकलती है हमारी डिमांड? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी निकलेगी लोअर सेगमेंट, यानी ये जो थी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, ठीक है। इससे क्या निकल जाएगी हमारी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा भाई। अगर ज्योमेट्रिक मेथड आता है तो आप ये थोड़ा सा डायग्राम वगैरह बना के अच्छे से शो करके आया करो, क्योंकि डायग्राम का बहुत इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमिक्स में। आप ये ग्राफ बना के आओगे, इसके अलग से मार्क्स मिलते हैं आपको, ठीक है। क्योंकि अगर आप ग्राफ बनाते तो ये लगता है एग्जामिनर को कि हाँ भाई बच्चे को क्वेश्चन आता है। तो ये कुछ ग्राफ है हमारे, उनको अच्छे से रटो। जैसे ज्योमेट्रिक में ये बनता है, इलास्टिक इन इलास्टिक का भी बता दूंगी मैं, तो अच्छे से करके आया करो, ठीक है। तो लाइन पर अलग अलग वैल्यूज है, मिडल बीच में है, दोनों हिस्से बराबर होते हैं, इसलिए इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। ये जो मिडल पॉइंट था ये रहा। इसके बाद वाई एक्सिस टॉप पॉइंट पर अपर सेगमेंट 0 हो जाता है, इसलिए क्या होता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाती है हमारी? इन्फिनिटी, परफेक्ट इन इलास्टिक। और एक्स एक्सिस बॉटम पॉइंट पर क्या होती है? यहाँ पे लोअर सेगमेंट 0 हो जाता है, इसलिए जो हमारी होती है इलास्टिसिटी डिमांड 0 हो जाती है, परफेक्टली इन इलास्टिक होती है। वो इलास्टिक और ये परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। लाइफ सेविंग मेडिसिन वर्सेस लग्जरी कार, डायबिटीज़ की दवाई की डिमांड लाइन के बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट पर होगी, इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू 0। क्योंकि प्राइस कितना भी बढ़े लोग खरीदना बंद नहीं करेंगे। वहीं घूमने का टिकट जो होता है हमारा टॉप पॉइंट पर होगा, क्योंकि इलास्टिसिटी डिमांड ग्रेटर देन 1 है, महंगा होता है। अगर महंगा होते ही लोग क्या कर देते हैं? अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा आइसोक्वेंट एंड रिज लाइन। आइसोक्वेंट रिज लाइन क्या होती है? समोत्पाद वक्र और रिज रेखाएं। सवाल बनता है आइसोक्वेंट क्या है, और एक प्रोड्यूसर हमेशा अपर और लोअर रिज लाइन के अंदर ही क्यों प्रोडक्शन करते हैं? तो भाई रिज लाइन क्या है? आइसोक्वेंट कर होता है कि जैसे कस्टमर के लिए आईसी होता है वैसे ही कंपनी के लिए आइसोक्वेंट होता है। ये दिखाता है कि लेबर और कैपिटल के अलग कॉम्बिनेशन से एक बराबर टोटल आउटपुट कैसे बन सकते हैं। और जो रिज लाइन है ये सेफ लिमिट की बाउंड्री लाइन है, जो फायदेमंद एरिया को क्या करेगी? बेकार एरिया से अलग करती है, ठीक है। ये होती है हमारी रिज लाइन होती है। रिज लाइन के अंदर का सच क्या है? दोनों रिज लाइन के अंदर ही लेबर और कैपिटल दोनों का मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी पॉजिटिव होता है। अगर आप रिज लाइन के बाहर गए तो लेबर या मशीन इतनी फजूल हो जाएगी कि उन्हें बढ़ाने से प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय कम होने लगेगा, जो कि बेखुदी है, ठीक है। एग्जाम्पल लेके चले तो एक बड़ी फैक्ट्री में गाड़ियाँ बनती हैं, ठीक है। वहाँ रोबोट कैपिटल और वर्कर लेबर दोनों का सही रेशो होना जरूरी है। अगर आप फैक्ट्री में मशीन लगाए और बिना सिर्फ नए वर्कर भरती जाए, मतलब जो भरते जाए, तो एक टाइम के बाद उनका एमपी 0 या नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि उनके पास काम करने के लिए मशीन ही नहीं होगी। ये जोन रिज लाइन के बाहर का होता है, ठीक है। जैसे ये हमारी रिज लाइन है, ठीक है, ये और ये जो भार के, ये जो भार आ रहा है, ये जो हमारा वो क्या होता है? भार का होता है, ठीक है। तो भाई वही बात है कि जहाँ पे ज़रूरत नहीं है और हम भरे जा रहे हैं वहाँ पे लेबर लेके जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा होता है कि वो हमें नेगेटिव रिजल्ट देने लग जाता है, ठीक है। तो ये डायग्राम बना लेना। इसमें ये कैपिटल है, इधर ये लेबर आ जाएगी, ये यहाँ से येलो में गई हुई है, और ये ग्रीन में ये लोअर रिज है, वो अपर रिज है। इसके जो बाहर है वो रिस्क वाली है, जिसमें हमें नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। उनके पास काम करने के लिए जो मशीन ही नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगी? रिज से ये भार होगी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा रिटर्न टू स्केल, लॉन्ग रन, पैमाने के प्रतिफल। तो सवाल बनता है कि रिटर्न टू फैक्टर शॉर्ट रन और रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन में क्या फ़र्क है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्यों मिलता है? शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन का फ़र्क होता है कि रिटर्न टू अ फैक्टर शॉर्ट रन, इसमें बाकी सब फिक्स होते हैं, आप सिर्फ एक चीज़ जैसे लेबर को बढ़ाते हो। और रिटर्न टू स्केल में होता है लॉन्ग रन, इसमें कंपनी के पास बहुत टाइम होता है, इसलिए वो लैंड, मशीन, लेबर सब कुछ एक साथ एक ही रेशो में डबल या ट्रिपल कर सकते हैं, ठीक है। वो होता है लॉन्ग रन के लिए,
क्योंकि उनके पास, उन्हें तो लंबे टाइम के लिए बिजनेस करना है, तो वो तो चीज़ें ला सकते हैं, ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम वाले इतना नहीं करते, वो सिर्फ लेबर से ही काम चला सकते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न IRS क्यों मिलता है? जब आप सारे इनपुट्स को 10% बढ़ाओ और आपका आउटपुट 20% बढ़ जाए तो उसे इंक्रीजिंग रिटर्न कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बड़ा स्केल होने से बल्क में डिस्काउंट मिलता है और काम का सही बंटवारा, डिवीज़न ऑफ लेबर होता है और बड़ी मॉडर्न मशीन्स का यूज़ होता है, ठीक है, तो उसका हमें रिटर्न मिलता है। जैसे जब अमेज़ोन जैसी बड़ी कंपनी अपने वेयर हाउस, डिलीवरी बॉय और ट्रक को बिल्कुल डबल करती है तो उसका बायर डबल से भी ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका जो बायर नहीं सॉरी उसका जो बिजनेस है वो डबल से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कैसे? क्यों? क्योंकि बड़े लेवल पर काम करने से जो उनका पर पैकेट डिलीवरी कॉस्ट बहुत कम हो जाता है और जो सिस्टम होता है ऑटोमेटेड हो जाता है और ऑटोमेटिक उसका मतलब प्रॉफिट डबल से भी ट्रिपल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट का रिलेशन ATC, AVC, MC। तो सवाल बनता है ATC एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के आपसी रिश्ते को 3 सिंपल रूल में समझाओ। तो कॉस्ट के 3 पक्के रूल होते हैं। रूल 1, MC कर्व जो हमेशा होता है ATC और AVC दोनों कर्व का उनके सबसे नीचे वाले पॉइंट मिनिमम पॉइंट पर नीचे से काटते हुए ऊपर जाता है, ठीक है। कौन सा? AVC, ठीक है, जैसे ये। इसके बाद जैसे ये, इसके बाद होता है हमारा जब तक MC कर्व ATC के नीचे रहता है, ठीक है। ATC के नीचे अगर हमारा MC कर्व रहेगा तो कॉस्ट ATC गिरती रहेगी, ठीक है। और जैसे ही MC ऊपर निकलता है ATC को भी ऊपर खींचना पड़ता है, ठीक है। अगर MC कर्व जो हमारा ऊपर जाने लग जाएगा तो जो ATC है वो भी ऊपर जाने लग जाएगा, ठीक है। दोनों के बीच थर्ड रूल है कि ATC और AVC के बीच का वर्टिकल गैप प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ लगातार कम होता जाता है। और क्यों? क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट, जो एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा गिरती रहती है हमारी, ये जैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट है ये गिरती रहती है, ठीक है। तो ये नैरो गैप आ जाता है हमारे यहाँ पे, ठीक है। पर ये दोनों कर्व कभी आपस में टच नहीं करेंगे, ये और ये आपस में कोई सा भी कर्व आपस में टच नहीं करता, ठीक है। एक डिजिटल बुक प्रिंटिंग प्रेस का सेटअप कॉस्ट बहुत हाई होता है, शुरू के 5-10 बुक छापना बहुत महंगा पड़ता है। तो ATC क्या है उस टाइम पे? एवरेज टोटल कॉस्ट क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा हो जाती है। पर जब एक बार मशीन चल पड़ी तो हर नई बुक का पेपर जो कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट बहुत सस्ता होता है, जो धीरे धीरे पूरी कंपनी के एवरेज खर्चे को क्या कर देता है, एवरेज टोटल कॉस्ट को नीचे ले आता है, ठीक है, और आउटपुट ज़्यादा देने लग जाता है। टैक्स बर्डन एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। सवाल पूछा जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्स को बोझ किस पर पड़ेगा? सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक हो, डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक हो। तो समझाओ, सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक कब होती है? यहाँ सप्लाई की लोच क्या होती है? इन्फिनिटी होती है, ठीक है। जैसे पूरा टैक्स कंज्यूमर भरेगा, अगर कंपनी को उसकी फिक्स प्राइस नहीं मिली तो वो तुरंत मार्केट छोड़ देगी, इसलिए वो टैक्स का 100% बोझ कस्टमर की पॉकेट पर डाल देते हैं, ठीक है। और डिमांड में होता है, अगर डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है, बेरोजगार है, तो यहाँ डिमांड की जो लोच होगी जीरो होगी, यानी कस्टमर को हर हाल में प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक होगी, जो हमारा नेसेसरी नीड के लिए होता है। पूरा टैक्स कंज्यूमर भरेगा क्योंकि कंपनी जानती है कि प्राइस चाहे कितना भी बढ़ जाए कस्टमर खरीदना बंद नहीं करेगा। जैसे मेडिसिन वगैरह हो जाती है और नमक वगैरह हो जाते हैं, तो ये चीज़ें जिस चीज़ के बिना हम रह नहीं सकते, वो सारी चीज़ें। जैसे इंसुलिन या सिगरेट, अगर सरकार लाइफ सेविंग इंसुलिन इंजेक्शन पर हैवी टैक्स लगाती है तो जो फार्मा कंपनी अपनी जेब से एक पैसा भी नहीं देती है, ठीक है। वो क्या करती है कि MRP बढ़ाकर पूरा टैक्स मरीज से वसूल करेगी। क्यों? क्योंकि मरीज को जिंदा रहने के लिए दवाई चाहिए ही चाहिए और वो उस दवाई को लेगा ही लेगा, तो वो कितनी भी महंगी हो तो इनइलास्टिक डिमांड हो जाएगा हमारा, ठीक है। एनवेलप LRAC लिफाफा वक्र होता है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और LRAC कर्व यू शेप का क्यों होता है और इसको एनवेलप कर्व क्यों कहते हैं? ये यू शेप का क्यों होता है? शुरू में जब बिजनेस बड़ा होता है तो इकोनॉमिक ऑफ स्केल, बड़े स्केल के फायदे मिलते हैं जिससे पर यूनिट खर्चा गिरता है। पर एक लिमिट से ज़्यादा बड़ा होने पर जो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल नुकसान शुरू हो जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट संभालना मुश्किल हो जाता है। अगर भाई ज़्यादा काम हो गया, एकदम से ज़्यादा काम संभाल लेंगे, ज़्यादा काम कर देंगे हम,
तो मैनेजमेंट भी तो संभालनी पड़ेगी ना, तो उसका भी खर्चा बढ़ने लगता है, इसलिए ये पहले नीचे गिरता है और फिर ऊपर उठता है, ठीक है, यू शेप में होता है। इस लेवल जो हमारा ये एनवलप कर्व क्यों कहते हैं इसको, लॉन्ग रन में सारे रिसोर्सेज वेरिएबल होते हैं। LRAC कर्व बहुत सारे छोटे छोटे शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व जैसे ये बना रखे हमने छोटे छोटे, ठीक है, ये इस टाइप के इस टाइप के इस टाइप के ये, ठीक है। तो ये क्या है, नीचे से टच करते हुए उन्हें एक लिफाफा एनवलप, ये एनवलप के टाइप हो गए ना, ये जैसे एनवलप सा बना दिया तरह लपेट लेता है, ठीक है, ये लपेट लिया से, इसलिए इसे एनवलप कर्व कहते हैं। मान लो एक लोकल हलवाई एक्सपेंड करके 1 से 10 शॉप खोलता है, रॉ मटेरियल बल्क में आने से पर प्राइस मिठाई सस्ती पड़ेगी, LRAC नीचे आएगा। पर अगर वो बिना सोचे पूरे देश में 5,000 शॉप खोल दे तो क्या हर शॉप पर ध्यान दे पाएगा वो? नहीं, उसका ध्यान रखना मुश्किल हो जाएगा और चोरी भी हो सकती है, वेस्टेज भी हो सकती है, हो सकता है फिजूल खर्चा भी करते रहे और पर पीस कॉस्ट भी बढ़ जाए। तो ये हमारा यहाँ पे LRAC कर्व बनता है इससे, ठीक है। तो भाई ये हमारा आज का टॉपिक था, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो सपोर्ट करना, मैं बार बार बोलती हूँ सपोर्ट आपको करना चाहिए भाई, खुद भी करना चाहिए। कोई भी अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो एक छोटी से सपोर्ट करने से, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करने से आपका क्या जाएगा, कुछ भी नहीं जाता है, ठीक है। अगर कोई टीचर आपको इतनी मेहनत करके इतनी अच्छे से क्लास प्रोवाइड करा, वो भी एग्ज़ाम टाइम पे, कि कल आपका एग्ज़ाम, आज उसको रिवाइज़ करके आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर सकते हो, तो एक टीचर के लिए आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको सपोर्ट करो, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बताना क्लास कैसी लगी, एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आए। कल का एग्ज़ाम है, ऑल द वेरी बेस्ट। शांत माइंड से क्वेश्चन पेपर करके आना है, अच्छे से करके आना है, ध्यान लगा के करके आना है, ठीक है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू।